हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन आपका विज्ञान टीचर हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं स्टार्ट कर दिया था। इसके ऊपर पहले भी काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यानी भाग 8 में हम लोग 2 या अधिक द्रव्यों के मिश्रण का प्रतिकरण समझेंगे। अब बच्चों हम लोगों ने जो पहले थे इसके 2 स्थिति जो थी वो पढ़ चुके थे। आज ये तीसरी स्थिति है और तीसरी स्थिति में हम लोग यहाँ पर 2 तरीके पढ़ते हैं जो आज हमें पढ़ने हैं। प्रभाजी आसवन के प्रक्रम द्वारा यानी बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और दूसरा प्रत्यकारी कीप के उपयोग द्वारा बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये हम लोगों को आज समझना है। और बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं, हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम लोगों को समझना है कि मिश्रणीय द्रव, मिसिबल लिक्विड्स और अमिश्रणीय द्रव क्या होते हैं और इनके बीच में अंतर क्या होता है। तो देखो बच्चों, जब हम लोग 2 द्रव्य को मिलाते हैं, वे द्रव्य जो सभी अनुपातों में परस्पर मिश्रित हो जाते हैं और एक परत बनाते हैं। यानी कि अगर मैं 2 द्रव्य को मिलाऊं, वो आपस में इस तरीके से मिल जाए कि वो पूरे के पूरे द्रव्यमान अनुसार एक समान रहे और उनमें एक ही परत बने, यानी वो दोनों अलग अलग ना हो, वो दोनों अच्छे से आपस में घुल जाएं। तब हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? मिश्रणीय द्रव। यानी कि एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं उदाहरण, तो अल्कोहल और जल, जब मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो क्या होगा? ये दोनों के दोनों आपस में एक ही परत बनाएंगे और अच्छे से परस्पर मिश्रित भी हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपस में अच्छे से घुल भी जाएंगे। अगर मैं दूसरी तरफ आता हूं अमिश्रणीय द्रव, तो ऐसे द्रव्य जो सभी अनुपातों में परस्पर नहीं होंगे और एक परत नहीं बनाते बल्कि 2 परतें बना लेते हैं, तब हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? अमिश्रणीय द्रव्य। अब जैसे उदाहरण लेता हूं तो जल और तेल। अब बच्चों इन दोनों में क्या होता है कि जल और तेल में दोनों की दोनों ही आपस में एक परत में नहीं आते हैं, दोनों के दोनों अलग अलग परतें बना लेते हैं। जल नीचे आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो भारी है, और तेल ऊपर आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा हल्का है जल के, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं दोनों को। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक परत बन गई, एक परत नहीं बल्कि 2 अलग अलग परतें बन गई, एक जल की और दूसरी तेल की। तो यहाँ पर जब वो परस्पर तरीके से समान तरीके से घुले हुए नहीं होंगे, मिश्रित नहीं होंगे और एक परत नहीं बनाएंगे, तब हम लोग क्या बोलते हैं? अमिश्रणीय द्रव्य। और एग्जाम्पल जल और तेल। अब बच्चों हमें समझना क्या है कि जो हमारे मिश्रणीय द्रव्य और अमिश्रणीय द्रव्य हैं, इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि मिश्रणीय द्रव्यों को, मिश्रणों को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग करा जाता है। यानी कि जब भी हमारे पास कोई मिश्रणीय द्रव्य होगा, तब हम लोग उसके पृथकों को यानी कि उसके पदार्थों को अलग अलग करना है, तब हम लोग कौन सा यूज करते हैं? प्रभाजी आसवन। और अगर वो अमिश्रणीय द्रव्य है और उसके प्रतिकों को अलग अलग करना है, प्रतिकरण करना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? प्रतिकड़ी किप यानी कि सेपरेट फनल। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग मिश्रणीय की बात करेंगे तो अलग करेंगे प्रभाजी आसवन से, और अमिश्रणीय द्रव्यों की बात करेंगे तब हम लोग उसे अलग अलग करेंगे सेपरेट फनल से। तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले प्रभाजी आसवन। अब बच्चों जो सबसे पहली विधि है प्रभाजी आसवन द्वारा प्रतिकरण, वो हम लोग समझते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं प्रभाजी आसवन की, तो हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि 2 द्रव्यों के मिश्रण में, एक मिश्रण में 2 द्रव्यों को अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रभाजी आसवन। अब देखो, प्रभाजी आसवन द्वारा 2 या अधिक प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर जो हम लोग द्रव्य को पृथक्करण कर रहे हैं, यानी अलग अलग कर रहे हैं, वो किसके बिहाफ पर कर रहे हैं, किसके बेसिस पर कर रहे हैं? तो जो हम लोगों ने द्रव्य हैं जिनसे वो मिश्रण बना है, उन द्रव्यों का, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक, वो अलग अलग होगा, दोनों का भिन्न भिन्न होगा। तो 2 द्रव्यों का प्रतिकरण उनके क्वथनांकों यानी बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता पर निर्भर करता है। अब देखो, जब हम लोगों ने 2 द्रव्यों को मिला करके मिश्रण बनाया तो वो मिश्रण तो तैयार हुआ। अब जब हम लोगों ने अलग अलग कर रहे हैं तो हम लोग उनके बॉइलिंग पॉइंट को इस्तेमाल करके उनको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक है वो अलग अलग होगा, दोनों का सेम नहीं होता है, और यही हम लोग इस्तेमाल करके दोनों को अलग अलग यानी उनका प्रतिकरण करते हैं। अब बच्चों एक और चीज
हम लोग प्रभाजी स्तंभ का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। प्रभाजी आसवन में क्या यूज होता है? प्रभाजी स्तंभ यानी कि फ्रैक्शनिंग कॉलम का उपयोग करके संपन्न किया जाता है। अब ये होता क्या है? एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं एक कांच की बड़ी सी नली होती है इस तरीके से फ्रैक्शनिंग कॉलम, और उसमें क्या होता है कि एक रेंज हम लोग जो है स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये जो रेंज है वो 80 इस टेम्परेचर यानी 80 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर 79, फिर उससे ऊपर 78। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, सबसे अधिकतम टेम्परेचर होगा, ताप होगा, वो सबसे नीचे आएगा, तल वाले पोजिशन पर आएगा, और जो जैसे जैसे कम होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब दो द्रव्य को अलग अलग करना है, किसके बिहाफ पर? उनके क्वथनांकों यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रभाजी आसवन। क्लियर हो गया? और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रभाजी स्तंभ यूज करते हैं, जो कि एक कांच की नली है, लंबी सी नली है, जिसमें जो हमारे टेम्परेचर है वो शो करता है वो, और जो सबसे अधिकतम ताप होगा वो सबसे नीचे यानी कि तल की जगह पर होगा। अब देखो यहाँ पर समझते हैं। प्रभाजक स्तंभ कांच मानकों से भरी एक लंबी खड़ी कांच की नली होती है। एक तरह से कांच की पूरी बड़ी सी लंबी नली है। प्रभाजक स्तंभ को उसके भीतर विभिन्न ताप क्षेत्रों को प्रदान करने वाली व्यवस्था माना गया है। यहाँ पर अलग अलग क्या है? हमारे पास ताप है, टेम्परेचर वो शो करेगा, और जो सबसे उच्चतम होगा वो स्तंभ के तल की तरफ होगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे 80 डिग्री क्या है? वो नीचे की तरफ है, और बाकी के जैसे जैसे वो कम होता जाएगा तो वो ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ध्यान हमको सिर्फ इतना रखना है कि जब भी प्रभाजी आसवन होगा तो हम लोग द्रव्य को किसके बिहाफ पर, हम लोग किस बेसिस पर हम उनको अलग अलग करेंगे? तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक के बेसिस पर। और यहाँ पर इस्तेमाल क्या होता है? प्रभाजी स्तंभ। और अच्छा, यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन पूछूं कि प्रभाजी आसवन में हम लोग प्रतिकरण किन द्रव्य को कर रहे हैं? केवल और केवल उन्हीं द्रव्यों का हम लोग प्रतिकरण कर सकते हैं जो आपस में मिश्रीय थे, मिसिबल सॉल्यूशंस, जो आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे और जिन्होंने केवल एक ही परत बनाई थी, उन्हीं को हम लोग इस प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण जो है वो जल और अल्कोहल का मिश्रण है, और यहाँ पर हमें जल और अल्कोहल को अलग अलग करना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो दोनों के दोनों क्या हैं? द्रव्य हैं, और दो द्रव्य को अलग करने का जो तरीका था वो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि दो तरीके थे। अब यहाँ पर हमें कौन सा तरीका अपनाना है वो कैसे पता चलेगा? अब देखो जल और अल्कोहल दोनों पदार्थों को जब मैं मिश्रित करूंगा तो वो आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। अब जल और अल्कोहल जब मिलेंगे तो वो कैसा द्रव्य बनाएंगे? मिश्रणीय, यानी कि दोनों के दोनों आपस में अच्छे से घुल मिल गए और दोनों की एक ही परत होगी, दो परतें नहीं होंगी, एक ही परत होगी, तो वो कैसा बना? मिश्रणीय द्रव्य। अब मिश्रणीय द्रव्य होगा तो यहाँ पर हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि उनको अलग अलग कैसे करेंगे? तो उनको अलग अलग करा जा सकता है उनके क्वथनांक द्वारा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट द्वारा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग करते कैसे हैं, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो अलग अलग होगा। अब देखो जल का जो है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर दोनों के दोनों मिश्रणीय द्रव्य भी हैं, और दोनों का जो क्वथनांक है वो बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न है। तो जल और अल्कोहल मिश्रण को हम लोग किसके द्वारा अलग अलग कर सकते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करा जा सकता है, अलग अलग करा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम लोग प्रभाजी आसवन यूज करेंगे वहाँ पर दो कंडीशन होनी मस्ट है कि पहला वो द्रव्य कैसे हो? मिश्रणीय द्रव्य, और उनका जो क्वथनांक है वो अलग अलग होना ही चाहिए, और वो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पर इनको अलग करने के लिए हम कौन सा विधि यूज करेंगे? प्रभाजी आसवन। अब बच्चों हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि हम लोग कैसे उसको अलग अलग करेंगे। बच्चों मान लो हम लोगों ने एक बीकर में अल्कोहल और जल का मिश्रण लिया, और उसको हम लोग बर्नर से धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या यूज करा है? प्रभाजक स्तंभ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रभाजी आसवन में हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? प्रभाजक स्तंभ। एक तरह से लंबी सी कांच की नली होगी जिसमें बहुत सारे क्या होंगे? डिफरेंट रेंज होंगी ताप की, और यहाँ पर वो जो निचला स्तर होगा वो क्या दिखाएगा? अधिकतम ताप। अब देखो बच्चों जैसे ही हम लोगों ने मिश्रण को गर्म करा तो अल्कोहल और जल दोनों का जो क्वथनांक है वो दोनों का अलग अलग है, इसका 100 और उसका 78 डिग्री सेल्सियस।
अब जैसे जैसे हम लोग इनको गर्म करेंगे दोनों को, तो दोनों के दोनों द्रव क्या होंगे, वाष्प में कन्वर्ट होंगे। वो धीरे धीरे वाष्प में यानी वेपर्स में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब किसी भी हम चीज़ को गर्म करते हैं तो पहले टेम्परेचर कम होगा, ताप कम होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जल का ताप आएगा या अल्कोहल का ताप आएगा, तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल जो सबसे पहले अल्कोहल का क्या होगा, ताप आ जाएगा, यानी 78 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही ताप पहुंचेगा तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, वाष्प होना स्टार्ट हो जाएगा। वो धीरे धीरे वेपर्स में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो जैसे ही धीरे धीरे वेपर्स में बदलेगा, यानी 78 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, तो ये यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच जाएगा। अब यहाँ से होते हुए हम लोग इसको एक दूसरी नली में लेकर जाएंगे, जहां पर हम लोग इसको वापस से क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। पहले हम लोगों ने इसे गर्म करा ताकि वो ऊपर वेपर्स में जाए, वाष्प में बदल जाए, और फिर हम लोग इसको वापस से जल द्वारा ठंडा करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर वो आएगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा और वापस से किस में बदल जाएगा, वाष्प से द्रव्य में। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक नए बीकर में क्या ले लेंगे, क्या इकट्ठा कर सकते हैं, अल्कोहल को इकट्ठा कर पाएंगे। तो बच्चों एक तरह से हम लोग देखें तो अल्कोहल और जल के मिश्रण को हम लोगों ने प्रभाजक स्तंभ द्वारा अलग अलग टेम्परेचरों पर हम लोगों ने क्या करा, उनको वाष्प करा। अब यहाँ पर सबसे पहले किसका आएगा, 78 डिग्री सेल्सियस ताप आएगा। तो अल्कोहल आप पहले जल से क्या हो गया, वाष्प हुआ, और वाष्प होने के बाद इस नली में आया वो, और यहाँ पर हमने उसे ठंडा कर कर एक नए बीकर में इकट्ठा कर लिया। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं जल की, तो धीरे धीरे जब ताप बढ़ रहा था तो 78 के ऊपर क्या आएगा, फिर अब 100 डिग्री भी आएगा। तो जहां पर जल क्या होगा, वाष्प होना शुरू कर देगा। अब वाष्प जब जल होगा तो हम लोग वापस से इस नली में लेकर आएंगे उसको, उसके वेपर्स को, और यहाँ पर हम लोग उसे वापस से ठंडा कर देंगे और उसे दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या करा, जल और अल्कोहल के मिश्रण को दोनों को ही उनके किस भिन्नता के कारण, क्वथनांक भिन्न होने के कारण उनको अलग अलग कर लिया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, प्रभाजक स्तंभ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं प्रभाजी आसवन में हम लोग बड़े आसानी से दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनका क्या भिन्न होना चाहिए, क्या क्या अलग होना चाहिए, क्वथनांक उनका अलग होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर उनको अलग अलग कर पाएंगे। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिश्रण का प्राधिकरण किसके द्वारा, प्रतिकारी कीप द्वारा, यानी कि सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। अब बच्चों होगा क्या, हमारे पास जो द्रव्य होंगे वो आपस में मिश्रिय होंगे ही नहीं। जो पिछली वाली कंडीशन थी वहां पर क्या थे कि दोनों के दोनों जो द्रव्य थे वो आपस में घुलनशील थे, और वहां पर वो परस्पर भी थे, यानी कि एक दूसरे के समान थे पूरे के पूरे, और वहां पर केवल और केवल एक ही परत बन रही थी। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम बात जब करेंगे प्रतिकारी कीप द्वारा प्रतिकरण की, तो यहाँ पर दो अमिश्रीय द्रव्य होंगे, यानी कि वो ना तो परस्पर होंगे और ना ही वहां पर एक परत बनेगी, यहां पर कम से कम दो परत तो बनेंगी ही। अब उनका जो दूसरी कंडीशन आती है इस विधि द्वारा, तो उनका जो घनत्व है, जो दो द्रव्य हम लोग यूज कर रहे हैं उनका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो भी अलग होनी चाहिए। पिछली कंडीशन क्या थी, पिछली वाली जो हम लोगों ने विधि पढ़ी थी वहां पर कंडीशन क्या थी, जैसे यहाँ पे घनत्व है वहां पर क्या था, क्वथनांक, यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होना चाहिए उन द्रव्यों का। लेकिन यहाँ पर जो होगा प्रतिकारी कीप द्वारा अगर उनको अलग अलग करना है तो इन द्रव्यों का बॉइलिंग पॉइंट नहीं यहाँ पर, बल्कि अब क्या हमें अलग करना है, उनका घनत्व चेक करना है कि उनका घनत्व जो है अलग अलग होना चाहिए, तभी हम लोग उनको अलग अलग कर पाएंगे। अब जैसे उदाहरण मैं लेता हूं जल और मिट्टी का तेल, तो इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, तो देखो दोनों के दोनों जो है अमिश्रिय तत्व हैं, यानी आपस में मिलते नहीं हैं। जब आपस में मिलेंगे नहीं तो वो एक परत भी नहीं बनेगी, वो दो परतों में आएंगे। तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई हमारी।
अब अगर मैं दूसरी देखता हूँ कि क्या इनका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो क्या अलग अलग है, तो हाँ बिल्कुल अलग है। जो जल है उसकी डेंसिटी अलग है, उसका घनत्व अलग है, और मिट्टी का घनत्व, मिट्टी के तेल का घनत्व अलग है। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा भारी है, तो जो हमारा जल है वो ज़्यादा भारी होगा और मिट्टी का तेल जो होगा वो हल्का होगा। तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग परत बन जाएगी, वो एक में आपस में घुलनशील नहीं होंगे। अब दूसरी एक और चीज़ क्या आती है बच्चों, कि जब भी हम लोग इस विधि द्वारा दो द्रव्यों को अलग अलग करेंगे, यानी प्रतिकारी कीप द्वारा जब हम लोग दो अमिश्रित द्रव्यों का प्रतिकरण करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर किस पर भिन्नता कर रहे हैं, उनके घनत्व पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है कि उनका घनत्व अलग अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं एक नए बीकर द्वारा। यहाँ पर जब हम लोग यूज़ करेंगे इनको अलग अलग करने के, तो एक अलग बीकर यूज़ करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकारी कीप द्वारा। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रतिकारी कीप द्वारा। यानी एक तरीके से बीकर होगा जहाँ पर हम लोग एक डाट लगा दें, जिसे बोलते हैं क्या, रोधनी। ठीक है, यहाँ पर एक डाट लगा देंगे और यहाँ पर सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया किसका, जल और मिट्टी का तेल। ठीक है, इन दोनों के मिश्रणों को हमें अलग अलग करना है, किस द्वारा, प्रतिकारी कीप द्वारा। तो इस तरीके का एक बीकर हम लोग लेंगे जहां पर क्या लगी होगी, रोधनी यानी डाट लगी होगी, जिसको हम लोग जैसे नल खोलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब जैसे ही मैंने इस मिश्रण को यहाँ पर डाला, तो देखो जो दोनों के दोनों मिश्रण थे उसमें जल जो था वो भारी था, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो मिट्टी का तेल है वो हल्का है, तो वो उसके ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर देखो दो परतें बन गई हैं, एक जल की अलग और जो मिट्टी का तेल है उसकी अलग। अब जैसे ही हम लोग इसको कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और जैसे ही मैंने डाट खोली तो हम लोगों ने एक बीकर में क्या इकट्ठा कर लिया, इस जल को इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पर जल नीचे क्यों था, क्योंकि वो भारी था। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ मिट्टी के तेल से, तो वो ज़्यादा भारी है, तो भारी वाली चीज़ नीचे आएगी और जो हल्की है वो ऊपर रहेगी। और जैसे ही हम लोगों ने बीकर में उसे ले लिया, तो यहाँ से तो जल खाली हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का तेल, और इसको हम लोग दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हम लोगों के पास दो कंडीशन है, एक अमिश्रीय और एक मिश्रीय। ठीक है, तो जब दो अमिश्रित द्रव्यों की बात करते हैं तो उनको कब अलग करा जाएगा, प्रतिकारी कीप द्वारा। और यहाँ पर किस भिन्नता के ऊपर हम लोग यहाँ उन्हें अलग अलग कर पाते हैं, उनके घनत्व के द्वारा। उनकी जो डेंसिटी है, उनका घनत्व है, वो अलग अलग होना चाहिए, तभी हम लोग उनको अलग अलग कर पाएंगे। और यहाँ पर बस खाली हमें ये देखना है कि उनका घनत्व अलग है, अगर अलग है तो उनको एक बीकर में लो, दोनों के दोनों मिश्रण को, तो जो भारी वाला होगा वो नीचे आ जाएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर होगा। तो पहले भारी वाले को एक बीकर में अलग इकट्ठा कर लो और फिर बाद में दूसरे वाले को हम लोग नए दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आप आयरन रेतन, अमोनियम क्लोराइड और रेत को उनके मिश्रण में से किस प्रकार पृथक करेंगे। अब देखो बच्चों, हमारे पास तीन पदार्थ हैं, एक आयरन रेतन है, दूसरा अमोनियम क्लोराइड है और तीसरा क्या है, रेत, और इनका मिश्रण बना हुआ है और हम लोगों को इनको अलग अलग करना है। देखो बच्चों, किसी भी मिश्रण के पदार्थ को अलग अलग करने के लिए हमें सबसे पहले उनके गुणधर्म पता होने चाहिए। अगर उनके गुणधर्म हमको पता है तो हम लोग उनको आसानी से अलग अलग कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आयरन रेतन की, तो सबको पता है जो आयरन होता है वो किसके द्वारा आकर्षित होता है, एक चुंबक के द्वारा। तो अगर इन तीनों का मिश्रण है और उनमें से मैं अगर बात करता हूँ आयरन रेतन को अलग करने की, तो आयरन रेतन क्या होगा, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो उस मिश्रण के आसपास जैसे ही मैं चुंबक को लेकर जाऊंगा तो क्या होंगे, आयरन रेतन उसके पास ऊपर धीरे धीरे आकर के चिपक जाएंगे। तो वहाँ इस पूरे मिश्रण में से आयरन रेतन धीरे धीरे करके बाहर आ गए और हमारे पास क्या बच गया, अमोनियम क्लोराइड और रेत। तो इस तरीके से तीनों पदार्थों में से हम लोगों ने एक को हटा दिया और हमारे पास क्या बच गया, अमोनियम क्लोराइड और रेत। अब इसमें से हम लोग इन दोनों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, तो देखो बच्चों, जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसको गर्म करने पर वो क्या होगा, उद्रवपातित हो जाएगा, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग रेत और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड गर्म होने पर वाष्प में कन्वर्ट हो गया और उसको बाद में हम लोग वापस से ठंडा करके पा सकते हैं, उसको वापस से अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देंगे।
और लास्ट में हमारे पास, क्योंकि रेत जो है उद्रपातित नहीं हो पाता है, तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, रेत। तो हम लोग बच्चों ये बोल सकते हैं कि गुणधर्मों के हिसाब से हम लोग तीनों पदार्थों को अलग अलग कर पाए। आयरन को किसके द्वारा, चुंबक द्वारा। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो वाष्प में बदल गया और उसको वापस ठंडा करके हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड को अलग कर दिया। और रेत जो था वो वाष्प होता ही नहीं है, तो वो हमें अलग से मिल गया। क्लियर बच्चों एक और प्रश्न हल करते हैं। अब प्रश्न क्या बोलता है, साधारण नमक और चौक पाउडर के मिश्रण से साधारण नमक को पृथक करने की विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि हमारे पास अब मिश्रण किस किस का है, नमक का और चौक पाउडर का, और अब हमें इन दोनों को अलग करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो बच्चों मैंने पहले ही बताया कि हमें अलग करना है किसी भी पदार्थ को, तो हमें उसके गुणधर्म पता होने चाहिए। अगर उसके गुणधर्म हमें पता है तो हम लोग उन्हें आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं साधारण नमक और चौक पाउडर यानी इस मिश्रण में अगर मैं जल मिला दूं, अगर मैं इन दोनों के मिश्रण में जल मिला दूं, तो क्या होगा, जो नमक है वो किसके साथ जाकर के घुलनशील हो जाएगा, किसके साथ जाकर के मिल जाएगा, जल के साथ। लेकिन क्या चौक पाउडर और जल आपस में विलय कर पाएंगे, आपस में घुलनशील होंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ही मैंने इन दोनों के मिश्रण में जल मिलाया और थोड़ा सा उसको चलाया, तो जो भी हमारा नमक था वो किसके साथ जाकर के मिल गया, घुल गया, जल के साथ। लेकिन चौक पाउडर जल में घुलता ही नहीं है। तो अब हम लोगों ने क्या करा, जल और नमक विलय हो जाते हैं, और जबकि चौक क्या होगा, हमारा अविलय होगा, वो वहां पर घुल नहीं सकता। अब बच्चों जो भी हमारा नया मिश्रण बना, जिसमें साधारण नमक, चौक पाउडर और जल तीनों थे, जल और नमक मिल गए, तो अब हम लोगों ने क्या करा कि जो फिल्टर पेपर था उसके द्वारा इस जल को निकाल दिया। अब क्या होगा कि जो हमारा चौक पाउडर था वो अवशिष्ट यानी रेसिड्यू के तौर पर हमें फिल्टर पेपर के ऊपर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, फिल्टर पेपर यूज करके नमक और जल एक तरफ कर दिया, और जो चौक पाउडर था वो हमने अलग कर दिया। अब हमें चौक पाउडर तो अलग हो गया, अब हमें क्या लेकर आना है, नमक को। तो जो लवण विलयन बनेगा यानी नमक और जल का मिश्रण था, अब उसमें से हमको क्या निकालना है, नमक को निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसे वाष्पित कर देंगे। तो वाष्पित करने पर क्या होगा, जो पानी था, जल था, वो वाष्प हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा, नमक। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग साधारण नमक और चौक पाउडर को अलग अलग कर सकते हैं, किसके द्वारा, उनमें सिर्फ और सिर्फ जल को घोलने पर। क्लियर हो गया बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, आगे के लेक्चर में हम लोग बाकी के अलग और टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बच्चों जाने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।